दिस इज राहुल, वेलकम जीराफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अगेन हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा सिंगल टॉपिक है जिसमें से 90 टू 100% चांसेस रहते हैं कि आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और यहाँ तक तो क्वेश्चन इसमें से अगर आप प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से जो क्वेश्चन जो आता है वो हमेशा इसकी टेक्निक्स में से ही आता है। अब इसकी टेक्निक्स लाइकवाइज ईओक्यू बहुत बार क्वेश्चन है जो हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें देखने को मिला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से, और मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन देखने को मिला है इसकी टेक्निक्स में से, जैसे कि एबीसी एनालिसिस है, वीडी एनालिसिस है। आपको मैच करना होता है कि इनका मीनिंग क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है। इस तरह का क्वेश्चन अभी तक देखने को मिला है। तो फ्रेंड, जितने भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ला रहा हूँ वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखकर ही लाए गए हैं। तो इसमें भी जो भी कंटेंट इन्वॉल्व होगा, जितना भी कंटेंट बताया जाएगा, वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखकर ही बताया जाएगा। ओके, होप सो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप यूजीसी कॉमर्स के या कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हम इसमें क्या क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सबसे पहले, अगर आप जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्लियर होना में जरूरी है। तो हम बात करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है, किस तरह इन्वेंट्री मैनेजमेंट वर्क करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरली हम इन्वेंट्री को मैनेज करने की बात कर रहे हैं, तो हमें उसकी वर्किंग का पता होना चाहिए कि ये कैसे वर्क करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल की। हम इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर कंट्रोलिंग भी आती है और उसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी होती है। तो इन्वेंट्री को कंट्रोल करना जरूरी है। आप कैसे करोगे, कैसे टेक्निक्स लगाओगे, उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो उसी से रिलेटेड कुछ हम क्लासिफिकेशन देखेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड, जिसमें से मैंने आपको कहा कि काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम बात करेंगे एबीसी एनालिसिस, कंट्रोलिंग का ही पार्ट है, टेक्निक है। फिर एक एफएसएन एनालिसिस होता है। फिर हम बात करेंगे वीडी एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, इसका क्या फायदा है। फिर हम एचएमएल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। एट द एंड हम बात करेंगे जस्ट इन टाइम अप्रोच, जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोचेस है। और लास्ट में जरूर आप अटेम्प्ट करना, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, कितना टॉपिक आप एनालिसिस कर पाओगे, कितना टॉपिक को आपने समझा है, उसी को देखने के लिए लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे और इन फ्यूचर आपको देखने को मिल भी सकते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगेन, इस चीज को प्रिपेयर करने में काफी मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए देखिए एक लाइक तो जरूर बनता है, और आप इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आने वाले टाइम में नेट का एग्जाम देने वाले हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। अब ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट, देखो इन्वेंट्री है वो रॉ मटेरियल जिसका यूज करके हम फाइनल गुड्स को बनाने वाले हैं। ठीक है, अब इन्वेंट्री हर किसी प्रोडक्शन हाउस को चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री का यूज कर ही फाइनल गुड्स को बनाया जाएगा। अब इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा कॉस्ट आपकी इन्वेंट्री में आएगी, जितनी ज्यादा कॉस्ट आपकी इन्वेंट्री में आएगी, उतना ही कॉस्टली आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, और उसके प्राइस उतने ही ज्यादा होंगे। तो इसलिए प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में कम रहे, ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर सके। इसलिए हम चाहते हैं कि जो इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट कैसे आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। अब इन्वेंट्री की कॉस्ट कम आए तो हम चाहते हैं कि इन्वेंट्री को मैनेज किया जाए। मैनेज करेंगे तभी उसकी कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। अब मैनेजमेंट में क्या क्या देखते हैं हम, तो मैनेजमेंट के अंदर ऑर्डरिंग, प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग से लेकर इन्वेंट्री को ऑर्डर करने से लेना और इन्वेंट्री को सेल करने तक का काम सारा मैनेजमेंट के अंदर होता है। कि आपको किस प्राइस पर ऑर्डर करनी है, कहां पर स्टोर करनी है, किस रेट पर उसको सेल भी करना है। कई ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली डील करती है सेल आउट करने के लिए। तो ये सारी चीजें इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट है। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट ट्राइज टू एफिशिएंटली स्ट्रीमलाइन इन्वेंट्रीज टू अवॉइड बोथ ग्लट्स एंड शॉर्टेज। देखो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम जनरली इसलिए जाते हैं ताकि, देखो इन्वेंट्री को मैनेज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप प्रॉपर्ली अपने पास इन्वेंट्री स्टोर करके नहीं रखोगे तो कल को हो सकता है कि आपको फाइनल गुड्स बनाने में क्या है, दिक्कत आए। क्योंकि टाइमली इन्वेंट्री का होना बहुत जरूरी है। अगर एक्सेस में इन्वेंट्री होगी, उसका भी आपके लिए नुकसान होगा। वो नुकसान क्या होगा, जनरली आपको उसके लिए ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी उसको स्टोर करने के लिए, क्योंकि इन्वेंट्री को स्टोर भी तो करा जाएगा ना, और स्टोर करने के लिए हम वेयर हाउस का यूज करेंगे। वेयर हाउस का यूज कर रहे हैं तो उसका हमको रेंट भी देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक्सेस अमाउंट हमें पे करना होगा। तो ना तो हमारे पास ज्यादा इन्वेंट्री होनी चाहिए, ना हमारे पास कम इन्वेंट्री होनी चाहिए। ये चीज जानने के लिए कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, इसलिए ही हम क्या कर रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें
तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट एम्स टू हैव द राइट प्रोडक्ट्स इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम बेसिकली क्या देखते हैं कि जो हमारा जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो राइट प्लेस पर और राइट टाइम पर हमें अवेलेबल होना चाहिए। अब जैसे कि मान लो सीजन चल रहा है दिवाली का, अब दिवाली फेस्टिव में प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है, तो इस वक्त हमें इन्वेंट्री ज्यादा चाहिए। और ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर कोई ऐसा सीजन चल रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें रिसेशन चल रहा है या डिप्रेशन चल रहा है, तो इसमें प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है। अगर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो हमें इन्वेंट्री कम चाहिए। तो हमें सिचुएशंस को एनालाइज करना होगा कि किस टाइम हमें इन्वेंट्री ज्यादा चाहिए और किस टाइम इन्वेंट्री हमें कम चाहिए। ये सब चीजें जानने के लिए हमें जरूरी है इन्वेंट्री को मैनेज करना। ओके, चलेगा। अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल की। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर ही हम बात करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल की। अब इन्वेंट्री कंट्रोल करने का मतलब क्या है? अगेन वही मतलब है कि ना तो इन्वेंट्री कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ना ही इन्वेंट्री कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसको कहेंगे हम इन्वेंट्री को हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और इन्वेंट्री कंट्रोल करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आर रिटेन्ड इन स्टॉक टू मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स विदाउट कैरिंग अननेसेसरी लार्ज स्टॉक। हम नहीं चाहते कि हमारे पास लार्ज स्टॉक हो, हम नहीं चाहते कि हमारे पास ज्यादा स्टॉक इकट्ठा हो जाए इन्वेंट्री का, इसलिए हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे। अब इन्वेंट्री कंट्रोल करने का मतलब कि टू मेक ए बैलेंस बिटवीन सफिशिएंट स्टॉक एंड ओवर स्टॉक। हमें जनरली क्या करना है, बैलेंस को मेंटेन करना है किसके अंदर, सफिशिएंट मिनिमम स्टॉक के अंदर और ओवर स्टॉक के अंदर हमें बैलेंस को मेंटेन करना है। ना तो हमारे पास स्टॉक कम होना चाहिए कि बिल्कुल रिक्वायरमेंट पड़ी और हमारे पास स्टॉक ही नहीं है, ना हमारे पास ओवर स्टॉक होना चाहिए। इस चीज को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे। अब इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए अलग से हमारे पास टेक्निक्स दे रखी हैं। हम कैसे कर सकते हैं? बाय setting quantitative levels on the basis of relative classification using ratio analysis और फिजिकल कंट्रोल करके हम इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो बेसिकली यहीं से ही हमें देखने को मिलता है। चलिएगा, इन्वेंट्री कंट्रोल बाय सेटिंग अप क्वांटिटेटिव लेवल्स। अब क्वांटिटेटिव लेवल्स को सेटअप करके आप कैसे इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहला है हमारे पास रीऑर्डर लेवल। समझिएगा, रीऑर्डर लेवल क्या होता है? एक ऐसा लेवल जहां पर आके आपको पता लग जाएगा कि हमें दोबारा से क्वांटिटीज को, इन्वेंट्री को ऑर्डर करना है। कहते हैं ना कि मान लो मुझे रोज की 15 यूनिट्स रिक्वायर्ड होती हैं और मिनिमम मेरे पास 5 होनी ही चाहिए। तो अगर मान लो आज छठी यूनिट चल रही है तो ये लेवल एक ऐसा आ चुका है कि यहाँ पे मुझे दोबारा से ऑर्डर करना ही पड़ेगा। तो ये होता है रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल को निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो रीऑर्डर लेवल हम कैसे निकालते हैं? बेसिकली मैक्सिमम कंजप्शन, एक दिन में आप जनरली कितनी या एक मंथ में आप कितनी कंजप्शन कर लेते हैं, हद से ज्यादा। मान लो 12 महीने हमने काम किया, एक महीना ऐसा गया जिसमें जो यूनिट्स की कंजप्शन हुई है वो 2500 हुई है। जनरली हमारी जो यूनिट्स की कंजप्शन होती है वो 1500 होती है हर मंथ। तो 2500 इज द मैक्सिमम कंजप्शन, 2500 इज द मैक्सिमम कंजप्शन यूनिट। और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड के साथ, कि कितने टाइम बाद आप दोबारा से रीऑर्डर करते हो। लाइकवाइज मैं हर 15 दिन बाद क्वांटिटी इन्वेंट्री को रीऑर्डर करता हूं। तो 15 इज द मैक्सिमम रीऑर्डर पॉइंट। और रीऑर्डर लेवल कौन सा होगा? मैक्सिमम कंजप्शन हमारा बेसिकली यूनिट्स में हम देखेंगे। तो इस तरह हम क्या निकालेंगे? रीऑर्डर स्टॉक लेवल निकालेंगे। अब क्वेश्चन आपके लिए कैसा आएगा? क्वेश्चन बेसिकली थ्योरेटिकल में नहीं आएगा, यहां से जो क्वेश्चन आएगा आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को निकालने के लिए आपको रीऑर्डर लेवल को निकालना होगा, जिसमें हमें दो चीजों पर ध्यान रखना है, मैक्सिमम कंजप्शन पे और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड के ऊपर। ओके, एक तो होता है रीऑर्डर स्टॉक लेवल, दूसरा होता है हमारे पास रीऑर्डर क्वांटिटी, और जिसको हम प्यार से बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और इसमें से ही हर बार हमें अभी तक क्वेश्चन देखने को मिला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में से। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें क्या बताती है? देखो, इकोनॉमिक नाम से पता लगता है, इकोनॉमिक मतलब कि ऐसी क्वांटिटी का ऑर्डर देना जो कि ना तो ज्यादा हो ना ही कम हो, इकोनॉमिकली काम करे वो हमारे लिए। अच्छा, इसको निकालने के लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। एक तो होता है हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर करने की कॉस्ट। जैसे कि मान लो मैंने कोई सामान मंगवाया, तो सामान मंगवा रहे जो किसी व्हीकल में ही तो आ रहा होगा, ट्रक में आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है, तो उसको ऑर्डर करने की एक पर्टिकुलर कॉस्ट है। और दूसरी कॉस्ट होती है कौन सी? कैरिंग कॉस्ट, जहां पर मैं उसको स्टोर करके रखूंगा। अब मैंने सामान तो मंगवा लिया, मैंने ये सोच के सामान मंगवाया कि भाई देखो ऑर्डर करते हैं, मैंने ये सोच के सामान मंगवाया कि आज ही मंगवा लेता हूँ, बहुत सारा सामान मंगवा लो, सस्ता मिल रहा है। भाई सस्ता तो मिल रहा है, लेकिन तू मंगवा तो लेगा तो रखेगा कहाँ पे उसको? वेयर हाउस में तो रखेगा, तो वेयर हाउस को भी तो तेरे को रेंट देना पड़ेगा।
तो इस तरह मुझे ऑर्डर करना है जिसमें ना तो सरप्लस में क्वांटिटी आए, ना ही क्वांटिटी लो आए। तो ये चीजें ध्यान में रखकर मुझे क्या करना है, ऑर्डर करना है। इसी को कहते हैं हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, इसको निकालने का ना एक फॉर्मूला बनाया गया है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे? तो ईओक्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अंडर रूट 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट। एक साल में आपको कितनी रिक्वायरमेंट्स पड़ती है? लाइक एक साल में मेरे को 10,000 यूनिट्स चाहिए इन्वेंट्री की, तो 10,000 इज रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट, इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर करने में आपको कितनी कॉस्ट आती है? मान लो एक यूनिट को ऑर्डर करते हो तो आपकी कितनी कॉस्ट आती है, या एक बार ऑर्डर करते हो तो कितनी कॉस्ट आती है, वो चीज ध्यान में रखनी है। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट कितनी है, एक यूनिट को स्टोर करने में कितना खर्चा आता है। तो ये सारी चीजें आपको अगर पता होंगी तो आप ईओक्यू निकाल लीजिएगा, निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला आप देख सकते हो, एनुअल रिक्वायरमेंट, कैरिंग कॉस्ट और हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा, इसके रिगार्डिंग कुछ अजम्पशंस भी हैं ईओक्यू को निकालने के रिगार्डिंग। सबसे पहली तो अजम्पशन हमारे पास ये है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट आर नोन, ये हमें पता होनी चाहिए, और दे आर फिक्स्ड, और वो हमारी जनरली क्या रहती हैं, फिक्स रहती हैं। उसके बाद क्या है, एंटीसिपेटेड यूजेज ऑफ मटेरियल इन यूनिट्स इज नोन। हमारा जो यूजेज ऑफ मटेरियल है वो जनरली हमें पता होना चाहिए कि कितना यूज होता है हमारा मटेरियल पर मंथ या पर ईयर। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल इज कांस्टेंट, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर इज रिसीव्ड इज इमीडिएटली। कि मतलब कि लीड टाइम यहाँ पे जीरो है, कि मैं आज ऑर्डर कर रहा हूं तो मुझे कल तक डिलीवर हो जाएगा या आज ही डिलीवर हो जाएगा, मतलब लीड टाइम ही नहीं है कोई यहाँ पे। क्योंकि जनरली आप ऑर्डर करते हो तो आपको कुछ 5-6 दिन तो लग ही जाते हैं। अगर मैंने आज अमेजोन से कोई चीज डिलीवर मंगवाई है तो उसको 1-2 दिन तो उसको भी लगेंगे ना, लेकिन ये कहते हैं लीड टाइम ही जीरो है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, बट स्टिल इनकी माननी पड़ेगी, कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक होता है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल कौन सा होता है? लोवेस्ट लेवल ऑफ मटेरियल स्टॉक, कि जिस पे सबसे कम, जहां पे हम दोबारा से ऑर्डर करते हैं, वो मिनिमम लेवल है। कि जैसे कि हमारे पास 5 यूनिट्स तो हमारे पास पड़ी रहनी चाहिए। सो 5 इज द मिनिमम लेवल, कि इतने लेवल पे हम आ चुके हैं भाई, खत्म हो गई कहानी, दोबारा से रीऑर्डर करो। तो अच्छा, मिनिमम लेवल को निकालने का भी हमारे पास फॉर्मूला है, वो क्या होता है? रीऑर्डर स्टॉक लेवल माइनस ब्रैकेट एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अच्छा, ये कुछ फॉर्मुलेज है हमारे पास। अच्छा रहेगा अगर आप फॉर्मुलेस को एक जगह लिख लीजिए, क्योंकि कभी भी आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका अगर फॉर्मुलेस रहेंगे तो वो बेस्ट रहेगा आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। उसके बाद मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इससे ज्यादा लेवल आपका नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा आप कभी स्टॉक अपने पास नहीं रखेंगे। तो मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए? दैट इज द रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन रेट इनटू में मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। इसके बाद है एवरेज स्टॉक लेवल। अच्छा, एवरेज स्टॉक लेवल कितना है तो जनरली आपको मेंटेन करना होता है? इट इज द बेसिकली द एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो इसको हम कहते हैं एवरेज स्टॉक लेवल। अच्छा, इसके बाद एक डेंजर स्टॉक लेवल होता है। डेंजर मतलब कि खतरे की घंटी बज चुकी है भाई, अगर आप सामान नहीं आया तो हमारी यूनिट भी बंद हो सकती है, हमारा बिजनेस भी बंद हो सकता है, हमारा बिजनेस कुछ टाइम के लिए ठप हो सकता है। ये होता है डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल ना ही आए तो अच्छा है। अच्छा, डेंजर लेवल को निकालने का क्या बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला है? एवरेज कंजप्शन इनटू में लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। कि आपको इमरजेंसी में खरीदना पड़ गया, और वो इमरजेंसी खरीदने में आपको कितना टाइम डिलीवरी का उसको लग रहा है गुड्स को पहुंचने में। तो बेसिकली उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेंजर लेवल निकल आएगा। अच्छा, बफर स्टॉक, कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक हम अपने पास रखते हैं तो उसको निकाल कंटीजेंसी पर्पस के लिए। कुछ भी कल को मान लो एकदम कोई बड़ा ऑर्डर हमें मिल गया तो कहां से लाएंगे रॉ मटेरियल, तो उसके लिए एक अलग से स्टॉक बना के रखते हैं, उसको कहते हैं बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक मस्ट बी केप्ट फॉर कंटीजेंसी पर्पसेस। तो बेसिकली वो जो स्टॉक होता है वो हमारा बफर स्टॉक कहलाता है। ओके। अच्छा, इन्वेंट्री कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन। अगर क्लासिफिकेशन की बेस पे इन्वेंट्री कंट्रोल देखें तो हम कैसे बेसिकली बात करेंगे? ये जनरली हमारा मैच ऑफ द फ्लोइंग में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, एक साइड आपकी टाइप्स होंगे और दूसरी साइड आपका क्या होगा? क्लासिफिकेशन बेस होगा। सबसे पहला है एबीसी एनालिसिस, फिर है हमारे पास एफएसएन एनालिसिस, फिर है वीईडी एनालिसिस, एचएमएन एनालिसिस। अच्छा, एबीसी जो है वो किसके बेस पे उसको कैटेगराइज कर रखा है? उसको कैटेगराइज कर रखा है इन्वेंट्री की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी के बेस पर। उसके बाद है एफएसएन को किसके बेस पे? इन्वेंट्री टर्नओवर के बेस पर। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये जस्ट एक द ओवरव्यू है, ये क्वेश्चन आया हुआ था इस तरह मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे। अच्छा, वीडी को कैसे कर रखा है? इन द बेसिस ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। एचएमएल को कैसे कर रखा है? ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ आइटम, कि जितना ज्यादा प्राइस होगा वो हमारा एच में, कम प्राइस मीडियम है तो वो मीडियम के अंदर लाई कर जाएगा, और लोवेस्ट इन्वेंट्री है, लोअर प्राइस है तो वो लो कैटेगरी के अंदर उसको लिखा जाएगा। ओके।
चलेगा, वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट है टॉपिक का, इसलिए। अच्छा, एबीसी। तो एबीसी जो है ये हमारे पास क्या है, बेसिकली तीन कैटेगरी है, ठीक है। ए कैटेगरी के अंदर उन गुड्स को रखा गया है जो हाई वैल्यू गुड्स हैं। भाई बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, इसमें हमारा बहुत सारा फंड लगा हुआ है इस गुड्स के अंदर, तो इसलिए उसको ए कैटेगरी दी गई है। कहते हैं ना कि ए स्टूडेंट्स हमारी क्लास के अंदर ए ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, मतलब वो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं। तो ए कैटेगरी के अंदर जो गुड्स रखे गए हैं, जो इन्वेंट्री रखी हुई है, वो हमारे पास ब्राइट इन्वेंट्री है। अब ब्राइट का मतलब क्या है कि उस क्वांटिटीज के अंदर, उस गुड्स के अंदर काफी सारा फंड हमारा लगा हुआ है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक that determines the value of inventory item based on the importance of the business। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस के कितनी फायदे, कितना इंपॉर्टेंट है वो आपके बिजनेस के लिए इन्वेंट्री, उसके बेस पर उसको कैटेगराइज कर रखा है। तो तीन कैटेगरी है एबीसी का, मतलब एक है क्लास ए, ठीक है, कहते हैं ना क्लास ए ऑफिसर, क्लास बी ऑफिसर, फिर आता है क्लास सी, फिर डी भी आता है, लेकिन डी को यहाँ पे कंसीडर ही नहीं करा, डी वालों की वैल्यू नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, ए कैटेगरी में हमने किस किस इन्वेंट्री को रखा है ए कैटेगरी के अंदर, तो ए कैटेगरी के अंदर उस इन्वेंट्री को रखा है जिसमें 10% ऑफ द टोटल आइटम हैंडल बाय द स्टोर बट रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट। तो वो आइटम्स आती हैं जिसमें हैवी इन्वेस्टमेंट एक कंपनी की लगी होती है, वो ए कैटेगरी के अंदर आती हैं। अबाउट 70% ऑफ इन्वेंट्री, तो 70%, मतलब कि टोटल इन्वेंट्री अगर आपके पास है तो 70% जो पैसा लगा होगा उसका वो इसी में लगा होगा। और इसकी लेकिन वैल्यू कैसी होगी, थोड़ी रहेगी, मतलब कि क्वांटिटीज कैसी रहेगी इसकी, थोड़ी रहेगी, बिकॉज ऑफ हाई प्राइस और हैवी इन्वेस्टमेंट और बोथ। अब ए कैटेगरी में क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें हाई प्राइस लगे हुए हैं और हाई ही इसके अंदर क्या है, रिक्वायरमेंट इसकी जल्दी हमको ज्यादा पड़ती है, इसलिए हम इसको ए कैटेगरी में डाल रखा है। अच्छा, बी क्या है, बी मीडियम मीडियम लेवल पे काम करता है, मतलब कि प्राइस ए की तरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसका प्राइस ज्यादा लगा हुआ है और इसकी रिक्वायरमेंट भी हमें पड़ती रहती है। तो basically they may be 20% of the total items of material handled by store and investment is required about 20% of the total investment। तो basically क्या है, जितनी इन्वेंट्रीज में इन्वेस्टमेंट हुई है तो 20% इन्वेंट्रीज की इन्वेस्टमेंट किस में लगी हुई है, बी कैटेगरी में लगी हुई है। ओके, अगर सी कैटेगरी के अंदर बात करें तो 10% की जो मात्र इन्वेस्टमेंट है टोटल इन्वेंट्रीज की, वो सी कैटेगरी के अंदर लगी हुई है। और नियरली इसके अंदर जो आइटम्स आती है वो भी ज्यादा आती है, नियरली 70% आइटम्स ऐसी होती हैं जो सी कैटेगरी के अंदर हमारी लाई करती हैं। ये ज्यादा क्वांटिटी, देखो सी कैटेगरी के अंदर क्या है, ज्यादा क्वांटिटीज में आइटम है और लेस प्राइस आइटम्स है। बी क्वांटिटी में क्या है, मीडियम ही प्राइस है और मीडियम ही उसकी क्या है, क्वांटिटीज है। जबकि ए के अंदर क्या है, क्वांटिटीज तो कम है लेकिन प्राइस कैसा है, ज्यादा है। इस वे में इसको क्या कर रखा है, कैटेगराइज कर रखा है। होप सो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एफएसएन एनालिसिस। एफएसएन का मतलब क्या है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग इन्वेंट्री। अभी फास्ट मूविंग कौन सा होता है, बेसिकली समझने की कोशिश करना। ये फ्रीक्वेंसी को दर्शा रहा है, किस चीज को, फ्रीक्वेंसी को, कितनी फ्रीक्वेंटली वे में आपकी इन्वेंट्री यूज होती है, इस चीज को शो कर रहा है फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग। अगर हम फास्ट मूविंग की बात करें तो दिस कैटेगरी ऑफ आइटम इज प्लेस नियर टू स्टोर इशू पॉइंट। बेसिकली क्या है, बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट है इस आइटम्स की। कहते हैं ना कि आज के टाइम में कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो फास्ट मूविंग होते हैं, बहुत जल्दी मार्केट में रिक्वायरमेंट है, जल्दी जल्दी उसके लोग खरीदते हैं और जल्दी उसका एंड भी हो जाता है। तो ये फास्ट मूविंग मूविंग जो हमारी इन्वेंट्री है, जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वो स्टोर के पास रखे होते हैं ताकि उसको जल्दी जल्दी उसको लिया जा सके। अच्छा, स्लो मूविंग आइटम्स कौन सा होता है, उसके अपोजिट होता है। इनकी रिक्वायरमेंट जल्दी नहीं पड़ती, लेकिन रिक्वायरमेंट होती है, हो सकता है कि कभी भी पड़ जाए, लेकिन इतनी जल्दी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन ये हो सकता है कि इनको हम नॉन मूविंग में भी शिफ्ट कर दें। कुछ गुड्स ऐसे लास्ट में बच जाएंगे जिसको नॉन मूविंग में डालना होगा, जिसके कोई डिमांड ही नहीं रह रही मार्केट के अंदर, तो वो आ जाएंगे हमारे स्लो मूविंग के अंदर। थर्ड पर आता है हमारे पास नॉन मूविंग। अभी नॉन मूविंग आइटम्स कौन सी होती हैं, जो डिस्पोजल के लिए अलग से रख दी जाती है। भाई इसको कोई खरीद ही नहीं रहा, मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है, तो इसका अब हम क्या करेंगे, तो इसको हम नॉन मूविंग आइटम्स में ट्रांसफर कर देंगे। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा एफएसएन इन्वेंट्री क्या होता है। चलेगा, अब हम बात करते हैं थर्ड हमारी टेक्निक के ऊपर, और वो कौन सा है, वीईडी एनालिसिस, दैट इज वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। क्या होता है, अब नाम से पता लग रहा है वाइटल क्या है, वाइटल मतलब कि इंपॉर्टेंट, मतलब कि इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर उसकी अनअवेलेबिलिटी होती है, या वो अवेलेबल नहीं होता, तो वो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या कर सकता है, इंटरप्ट कर सकता है। तो ये क्या है, वाइटल एलिमेंट है हमारी इन्वेंट्री का, कि अगर भाई ये नहीं मिला ना तो बस क्या का क्या हो जाएगा मैं नहीं बता सकता, इतना वाइटल ये हमारा इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री इसमें लिखी जाती है। अच्छा, एसेंशियल, एसेंशियल है मतलब कि क्या है, अनअवेलेबिलिटी कुछ टाइम के लिए हमें दिक्कत दे सकती है, मतलब कुछ टाइम तक हम काम चला सकते हैं। अगर मान लो एक हफ्ता नहीं आया कोई प्रोडक्ट,
हम काम चला लेंगे, लेकिन भाई ज्यादा टाइम हुआ तो फिर उसमें भी हमें दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो असेंशियल है बट वाइटल नहीं है। वाइटल में तो ये है कि काम ही बंद हो जाएगा, लेकिन असेंशियल के अंदर क्या है, कुछ टाइम के लिए उसकी अनअवेबिलिटी क्या कर सकता है, हमें लॉस, मतलब कि हम काम चला सकते हैं, कुछ टाइम पीरियड तक वो अवेलेबल नहीं हुआ, इट्स ओके। बट अगर लंबे समय तक वो अवेलेबल नहीं हुआ तो हमारा जो बिजनेस है वो स्टॉप भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, असेंशियल है। So the unavailability may cause substandardization and loss of efficiency in production process. Item under this category are reviewed periodically and gets the second priority. तो बेसिकली इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखा गया है, फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारे वाइटल एलिमेंट्स ही रहते हैं। ओके, अच्छा इसके बाद है डिजायरेबल। जो होंगे तो अच्छा है, नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डिजायरेबल है। अच्छा आज के टाइम में फॉर्म्स निकलते हैं, उसमें क्वालिफिकेशन लिखा जाता है, उसमें लिखा जाता है डिजायरेबल, कंप्यूटर नॉलेज आपके पास डिजायरेबल है। भाई होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो ऐसा थोड़ी नहीं कि हम आपको आने से मना कर देंगे। तो दिस इज अ डिजायरेबल लेवल। तो डिजायरेबल लेवल के अंदर क्या है, आप ये अगर हमारे पास होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तभी भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो ये ऑप्शनल होता है नेचर, ये चीज याद रखना है। तो ऑप्शनल में हमारे पास डिजायरेबल आता है। होप सो क्लियर हो गया होगा। अच्छा इसके बाद आता है हमारे पास कौन सा, हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड लो कॉस्ट इन्वेंट्री, जिसको हम कहते हैं HML इन्वेंट्री। ओके, HML किसके बेस पे आता है, इट्स क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल आइटम्स। अच्छा इंडिविजुअल आइटम्स की कॉस्ट पे कैटेगराइज कर रखा है, नाम से पता लग रहा है। एक है हाई कॉस्ट, जितनी महंगी आइटम होगी वो हाई कॉस्ट कैटेगरी के अंदर आएगी। ठीक है, वो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री में आएगी और उसको मोर प्रायोरिटी दी जाएगी। जबकि मीडियम कॉस्ट जो होगी और जो लो कॉस्ट आइटम्स होगी वो आर गिवन लेस प्रायोरिटी, और उसको जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो कैसी होगी, कम प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। क्लियर, चलिएगा। अब हम बात करते हैं जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट, JIT इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब JIT कौन सा होता है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो जस्ट इन टाइम मतलब कि जैसे ही मैं ऑर्डर करूं तो वो जो इन्वेंट्री है बेसिकली क्या है, स्टोर में अवेलेबल हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, मटेरियल शुड बी ओनली परचेज व्हेन इट एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। भाई हम मटेरियल तभी परचेज करेंगे जब हमें वो प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होगा। मतलब आपको स्टोर में रखने की जरूरत नहीं है। आप, आपके पास कोई प्रोडक्ट आया, मान लो आपको कहते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आप पहले ऑर्डर ले लोगे, फिर कहेंगे ठीक है आप 2 महीने का रुकिए, हम आपको प्रोडक्ट डिलीवर करा देंगे। जैसे कि रॉयल एनफील्ड जो काम करता है वो इसी बेस पे काम करता है। अगर आपको रॉयल एनफील्ड की बाइक चाहिए, आप पहले आपको बुक करवाना होगा, बुक करवाने के बाद वो आपको क्या करेंगे, कुछ महीने का टाइम लेंगे और उसके बाद आपको क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। मेनली कार्स में भी जनरली ऐसा ही होता है। अच्छा तो ये कौन सा कहलाता है, ये कहता है JIT अप्रोच, जिसके अंदर वो इन्वेंट्री को स्टोर नहीं करेंगे, पहले आप ऑर्डर देंगे, फिर वो इन्वेंट्री खरीदेंगे और फिर आपके गुड्स को फाइनल प्रोडक्शन करके आपको क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। अच्छा JIT जो अप्रोच होती है वो दो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। अब वो दो प्रिंसिपल हमारे पास कौन से हैं, सबसे पहला है प्रोड्यूस गुड्स ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, आपको गुड्स तभी प्रोड्यूस करने हैं जब वो रिक्वायर्ड होते हैं। और दूसरा क्या है, द प्रोडक्ट्स शुड बी डिलीवर्ड टू कस्टमर एट द टाइम ओनली व्हेन दे वांट, हम कस्टमर को प्रोडक्ट तभी डिलीवर करेंगे जब वो उस प्रोडक्ट को चाहते हैं, जब वो उसको खरीदना चाहते हैं तभी हम उसको क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड पुल, इसको क्या कहते हैं, इसको हम डिमांड पुल और पुल थ्रू सिस्टम भी हम कहते हैं प्रोडक्शन सिस्टम का। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, फ्रेंड्स JIT को अनदर नेम से क्या जाना चाहता है, तो इसको हम बेसिकली डिमांड पुल सिस्टम या फिर पुल थ्रू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो इस प्रोडक्शन के अंदर बेसिकली खास बात क्या है, प्रोडक्शन ऑर्डर करने के बाद स्टार्ट होती है, ना कि ऑर्डर करने से पहले। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम गुड्स को बनाकर रख लेते हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्शन जो होती है वो कैसे होती है, उसके बाद मतलब कि प्रोडक्शन तो पहले कर लेते हैं, उसके बाद वो सेल करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन JIT इसका अपोजिट प्रोसेस है। होप सो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गई सारी की सारी टेक्निक्स। तो अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, कितना आपने अंडरस्टैंड करा वो मैटर करता है कि आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है, EOQ इज यूज्ड टू डिटरमाइन, किस चीज के लिए डिटरमाइन करने के लिए हेल्पफुल होता है, द टोटल इन्वेंटरी लेवल रिक्वायर्ड फॉर द एंटायर ईयर, द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी टू मिनिमाइज टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट, द एवरेज इन्वेंटरी लीड ओवर टाइम, द मैक्सिमम ऑर्डर साइज फॉर ए सिंगल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ABC एनालिसिस ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल ऑफ द इन्वेंटरी कंट्रोल ए आइटम रिप्रेजेंट, तो ए किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हाई वैल्यू आइटम्स विद लो डिमांड, लो वैल्यू आइटम्स with high demand, high value items with high demand, low value items with low demand. Third question है, the reorder point is the inventory level at which new orders should be replaced to avoid stockouts. The inventory needs
to be written off, all stock should be sold, the quantity of goods should be reduced to have space. Fourth question है हमारे पास, the economic order quantity model assumes which of the following: demand for the products is unpredictable, the cost per unit and the cost per unit are constant, the inventory is replenished instantly, there are no lead time. Next question है, which of the following is not a function of inventory control? Ensuring smooth production flow, B, minimizing the cost of holding inventory, C, maximizing the quantity of inventory, D, meeting customer demand. तो फ्रेंड्स ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए थे. होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब